सभी को हरिहर। आ, मेरा नाम अजय है और आज हम लोग एमएसएम वर्कशॉप की चौथी मीटिंग में बैठे हैं। तो मैं दर्शन के प्रणेता आदरणीय नागराज जी को अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करता हूं, जिनसे हम लोगों को इस दर्शन से जुड़ने का मौका मिला और सही को समझने का एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग पिछली कुछ मीटिंग्स में इस चीज को नोट के जरिए अभी तक आरती बेटा जी ने उनके समक्ष बहुत सारी अपना एक नोट्स प्रस्तुत किया। उनका कुछ भाग जो उनको आज प्रस्तुत करना था, किसी कारण से आज वो व्यस्त हैं। तो दूसरा, मंगेश भैया से ऐसा निवेदन करेंगे कि मंगेश भैया ने कंक्लूजन नोट्स जो बनाया है उस पे भैया वक्तव्य रखें। जी मंगेश भैया, आपका स्वागत। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी काका आ रही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आज की शुरुआत के लिए मैं जैसे कंक्लूजन नोट का एक फॉर्मेट भेजा था आरती बेटा जी ने, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स रेफरेंस के लिए लिए हैं। और परिचय शिविर तक की जो मानसिकता थी वो मैं थोड़ा सा मतलब लिख पाया ओवरऑल। और अध्ययन के लिए अभी भी हमारा समय शुरू है, अध्ययन भी शुरू है। तो एक पार्ट में शायद अगली बार कभी समय जैसे उपलब्ध होगा तभी शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। तो वहां से शुरू करते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। जी काका कर सकते हैं। हाँ। तो सर्वप्रथम आदरणीय नागराज जी के प्रति बहुत सारी कृतज्ञता, जिनके कारण जो भी हमारे अंदर एक परिवर्तन का सिलसिला मैं बोल सकता हूँ शुरू है। तो उस गुणात्मक परिवर्तन की शोध के लिए जितना भी काम हो पाया, तो उन सबके लिए उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। हमारा जो ये अभी जो ग्रुप है, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप सभी के सहयोग, सभी का जो मोटिवेशन में बोलूँ, इन सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ी सी कोशिश छोटी सी आज ये कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करूँ अपने आप पे, और साथ ही ये चीजें आपके साथ शेयर करूँ तो मेरा खुद का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े। और कहाँ तक हम पहुंच पाए सब मिलके इंडिविजुअल लेवल पे और बाकी लेवल पे थोड़ा सा एक दूसरे के साथ हम शेयर करते चलें। तो हम पहले स्लाइड पे जाते हैं। जहाँ तक पर्सनल बैकग्राउंड की बात है, तो अभी के हिसाब से मैं थोड़े कुछ पॉइंट्स लिस्ट कर पाया, जिसमें जिन जिन चीजों का प्रभाव था वो चीजें थोड़ी सी मैंने नोट डाउन कर ली है। तो एज 47 ईयर्स का है अभी। फैमिली में माताजी और पिताजी आप सभी जानते हैं रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर्स हैं। और दो बेटे हैं, एक 18 साल का और एक 13 साल का। जहाँ तक व्यवसाय की स्किल है जो आज की भाषा में प्रचलित है, मैं डेंटल सर्जन हूँ और एक छोटा सा सेटअप चलाता हूँ मुंबई के घाटकोपर इलाके में। और काफी सारी जगह पे कंसल्टिंग के लिए भी जाता हूँ। तो जब वो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड की बात आई घर में, तो जहाँ तक मैं याद कर पाया, मैं काफी सारे रिलीजियस एक्टिविटीज और फेस्टिवल्स बचपन से और थोड़ा बहुत टीन एज में करता आया। और वेजिटेरियन क्यों होना है ये मतलब माताजी पिताजी से सीखा कि हिंदू है और ब्राह्मण है। तो इस तरह के कुछ खाने पीने के इम्प्रिंट्स भी रहे बचपन से। और चूंकि माता पिता टीचिंग प्रोफेशन में है, हम छोटे से टाउन में रहते हैं, तो काफी इन्फ्लुएंशियल रहा फैमिली और सोशल बैकग्राउंड। ताकि हम कुछ भी करें तो कोई ना कोई तो देख रहा है, ये बात हमेशा एक अलर्ट सी बनी रहती थी। या आप टीचर के मतलब बेटा हो के आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसे भी कुछ कुछ प्रेशर से थोड़ा बहुत मैं गुजरा बचपन में। और जहाँ तक सोशल इम्पैक्ट की बात है या सोशल इन्फ्लुएंस की बात है, तो जो माता पिता का एक बर्ताव था उनके जो स्टूडेंट्स रहे उनके साथ, तो काफी सिमिलैरिटी देखा मैंने कि हमारे खुद के बच्चे और सामने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत सहजता से प्रस्तुत होते थे।
तो एक सोशल कंट्रीब्यूशन क्या होता है एक टीचर का, ये मैंने काफी बचपन से ही सीखा। बहुत सारे बच्चे हमारे घर पे रहते भी थे हमारे साथ, पढ़ाई करते थे फिर जाते थे, फिर नए बच्चे आते थे फिर जाते थे। तो ये लगभग 12-15 साल तक ये सिलसिला घर में चलता रहा। तो जो एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए थी वो काफी अच्छे से समझ में आई उनके थ्रू। और चूंकि ये जॉब का जरिया था दोनों का, माता पिताजी का, तो लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर उस हिसाब से हम तीन भाई एक साथ पढ़ते हैं। तो वो जो एक जरूरत वाला ही जो चीज है वो बहुत अच्छे से समझ में आता था। और एक सिंपल सी लिविंग थी, और आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा, इसको आजकल की प्रचलित भाषा में हम मिनिमलिज्म बोलते हैं। तो इन सब से थोड़ा सा मेरा बचपन गुजरा। यहाँ तक क्लियर है सभी को कि थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं? नहीं काका, बढ़िया है। ठीक है। जी जी, बिल्कुल। तो जहाँ तक रोल मॉडल्स की बात आती है, क्योंकि मेरा वाचन मतलब रीडिंग बचपन में इतना वास्ट नहीं था, तो जो भी मेरे आजू बाजू में देखता था उन्हीं में से ये सारी लिस्ट अपने आप से बनते गई। जब मैं सोचता था कि मैं किसके जैसा बनना चाहता हूँ, किसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर ज्यादा है, या किन लोगों के साथ मैंने बहुत सारा टाइम गुजारा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, माता पिता है, फिर योगेश भाई, सुवर्णा भाभी है, और मेरा जो और एक मंजला भाई शैलेश था। तो इन सब की कुछ ना कुछ जो स्पेशलिटीज थी वो हमेशा मुझे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करती थी कि बड़ा होके बनना है तो इस हिसाब से बनना है। तो बहुत ज्यादा कुछ इतना परिवार से बाहर कोई आउटवर्ड अप्रोच नहीं रहा रोल मॉडल्स ढूंढने के लिए। जो भी था वो मेरे ख्याल से मेरे लिए यही पर्याप्त था हमेशा। और क्योंकि योगेश भाई और सुवर्णा भाभी थोड़े से अलग मानसिकता से निकल के आए, स्पेशली उनका इंजीनियरिंग के बाद, तो एक वो आउट ऑफ बॉक्स वाली थिंकिंग भी समझ में आई। और जो भी उन्होंने कमिटमेंट्स दिए मध्यस्थ दर्शन में आने से पहले, तो एक इम्पैक्ट बना रहा कि हमें कुछ अगर करना है सोसाइटी के लिए तो इन दोनों जैसा करना है। तो इस हिसाब से थोड़े से रोल मॉडल्स आजू बाजू ही घूमते रहे, तो बहुत कुछ ज्यादा खोज नहीं करना पड़ा। यहाँ तक थोड़ा सा समझ में आता है मुझे जब रिफ्लेक्शन करता हूँ। तो अभी सर्च की एक बड़ी बात आई जब हम मतलब मध्यस्थ दर्शन के पहले क्या क्या था। तो एक साधारण जीवन शैली होने के कारण इतना कभी ऐसा मुझे कौतूहल या जिज्ञासा, हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि इतनी जिज्ञासा नहीं रहे कि ऐसा क्या जानना है सेल्फ के बारे में, या एकदम सिंपल और इजी तरीके से चलता रहा सब। फिर जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे फिर फैमिली में एक इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर जो भी हम पढ़ते हैं वो पढ़ाई के पीछे उसका क्या इम्पोर्टेंस है, पढ़ के क्या करना है। फिर जैसे आता था कि अपने पैरों पे खड़ा होना है तो इंडिपेंडेंट बनना है, और जो भी हमने चूज किया है काम करने के लिए उसमें फिर एक कमिटमेंट आती है कि हम थोड़ा सा उसको एक्सेलेंस की तरफ बढ़ाएं। और इन सबके साथ एक पीयर प्रेशर जुड़ा हुआ ऑलवेज रहता ही था कि मतलब टीचर्स के बच्चे हैं तो उनको सोसाइटी में आगे आके कुछ तो ऐसा थोड़ा सा, उस टाइम पे जो भी सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन के मॉडल्स कहते जाते थे, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, इस हिसाब से तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर जुड़ा रहा। और जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं, तो एक करियर जो है वो काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आया। स्पेशली जब मुझे शादी के चलते मतलब अपना गांव और नेटिव ये सबसे अलग मुंबई में रहने का समय आया, तब ये एकदम से अचानक से बड़ा चेंज आया जीवन में। और फिर मुंबई शहर की जो चैलेंजेस है सिटी लाइफ की, सर्वाइवल की, फिर एकदम से जो सिंपल लिविंग है उसको थोड़ा सा काफी इस शहर के हिसाब से ढलना पड़ा। उसमें भी मुझे काफी दिक्कत आई, पहले 2-3 साल मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और फिर एक एडेप्टेबिलिटी का जो एक कैपेसिटी है अपना, वो भी धीरे धीरे मैंने देखा कि थोड़ा सा बढ़ता गया। तो इन सब चीजों से थोड़ी थोड़ी सर्च की एक आहट से मुझे लगी कि कुछ तो है जो शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं उसको थोड़ा सा देख पाया, अच्छा इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा जो भी मुझे समझ में आया तो मैंने थोड़ा सा नोट डाउन किया। आगे चल सकते हैं। फिर रिसर्च के दौरान जो भी फिजिकल फैसिलिटीज है, मतलब घर है, घर के साथ जुड़ी हुई जो भी कुछ हमारी छोटी मोटी जरूरतें हैं, फिर जो करियर मैंने चुना है उसके लिए इतनी कंपटीशन के चलते प्रोफेशनल अपग्रेडेशन हमेशा चाहिए होता है।
और साथ में कमिटमेंट, एक फैमिली के लिए अपना कमिटमेंट भी होता है। तो इतनी साधारण आइडियाज थी मेरी लाइफ के बारे में, ये एक होना, ये एक होना, ये एक होना। इसके कारण ही शायद मैं कभी ऐसे जो क्वेश्चंस है, मतलब पर्पस क्या होता है लाइफ का, फिर मीनिंग क्या होता है, कैसे समझना है लाइफ को, फिर एक कुछ अपना एक आइडेंटिटी जैसा भी होता है, और फिर उसके साथ आगे चल के लाइफ में क्या करना है, तो एक एम्बिशंस वाला भी एक जोन आता है। तो ये क्वेश्चंस कभी बहुत ज्यादा मतलब मेरे को छुए भी नहीं, और ना मुझे कभी ऐसा जरूरत पड़ा कि इतना कुछ सोचना भी चाहिए पूरी लाइफ में, बिकॉज ये ऊपर वाला जो 3 जोन था उसी में मैं थोड़ा सा अपने आप को फुलफिल पाता था, बट जो एक्चुअली नहीं था वैसा। और फिर ये सारा करते करते फिर धीरे धीरे जैसे आगे हम बढ़ते हैं, फैमिली बढ़ती है, फैमिली का विस्तार होता है, फिर थोड़ा स्ट्रगल जोन है। कभी कभी उस कारण जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो उसके वजह से जो स्ट्रेस आता है वो है। टाइम मैनेजमेंट मेरा सबसे खराब रहा इतने, लास्ट में भी बोलो एक 10 साल पहले की बात, 7-8 साल पहले की बात की, तो कोई भी टाइम पे कहीं पे भी था, ऐसे ऐसे था। और इसी के चलते काफी सारे इनडिसिसिव सिचुएशंस भी आए जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, और इवन फॉर दैट मैटर कैसे सोचा जाए। और फिर एक कैजुअल एटीट्यूड बना रहा कि ठीक है जो भी है जैसा भी है, ऐसे मतलब कोई भी चीज कहीं पहुंचनी चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान भी था। और जो भी घर से संस्कार आए उसमें ये सारी चीजें प्रिडोमिनेंटली नहीं पाई मैंने कि कुछ अलग सा करना है, बट एक पैटर्न जो देखा मैंने माता पिता में, वो पैटर्न काफी हद तक वो इन्फ्लुएंस कर गया, जहाँ पे काम बहुत, मतलब वर्क हार्ड, बहुत सारा काम करते रहना है, एथिकली करना है, कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन में अपनी एक लिविंग बनानी है, फिर एक लिविंग का जैसा एक मैच्योरिटी आता है, फिर शादी करनी है, शादी करने के बाद फिर बच्चे हैं, फिर उनके लिए सारा तामझाम है, एजुकेशन है, अपब्रिंगिंग है, और फिर रिटायर होना है। तो ये एक सिंपल सा वे मुझे दिख रहा था कि इस हिसाब से ही जाता है सारा। और फिर ये सोचते सोचते मैं ये फैमिली और प्रोफेशन ऐसा कुछ बैलेंस सोचता रहा, बट वो काफी हद तक मुझे शायद समझ में ही नहीं आया कि कुछ ना कुछ तो रह गया, ये चीज काफी रह रही थी मन में। तो ये थोड़े से ट्रांजिशंस मुझे हेल्प कर गए कि कुछ तो है जो मिसिंग है, और जो मुझे ख्याल से थोड़ा सा मध्यस्थ दर्शन की तरफ आगे लेके गया। आगे चल सकते हैं बेटा? यहाँ तक ठीक जा रहा हूँ? जी काका बिल्कुल। क्योंकि मैं अकेले बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई रिप्लाई समझ में नहीं नहीं नहीं, इट इज गोइंग वेल, मे बी आफ्टर आपका हो जाए फिर वी कैन हैव शेयरिंग इस पर। ओके ओके ठीक है, तो मैं अकेले ही बोलते जा रहा हूँ ऐसे लग रहा है हम सुन रहे हैं आपको। सुन रहे हैं ना? ठीक है। तो जी अभी जी रिसर्च का बिल्कुल। पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ बीच में 2020 में घर में ही दुर्घटना घटी। तो हमारे जो मंजली भाई है, मतलब योगेश भाई के छोटे और मेरे बड़े भाई का अचानक से एक्सीडेंट के थ्रू निधन हो गया। और तब जो क्राइसिस आई, मतलब मैंने मम्मी पापा को देखा किस हालत से वो गुजर रहे हैं, और क्या होता है एक एडल्ट बच्चा जब ऐसे ही चला जाता है हाफ लाइफ। तो तभी एक वो थोड़ा सा भय जो रहता है मृत्यु का, ये काफी बढ़ा उस टाइम पे, और बहुत सारी चिंता होने लगी कि ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे आगे। तो ये काफी 1-1.5 साल 2 साल तक ये चलता रहा। फिर जैसे मेरा करियर आया तो एक पीक पॉइंट आ जाता है कि हम थोड़ा बहुत लाइफ देख लेते हैं, जो भी हमारे छोटे मोटे मॉनेटरी गोल्स है वो तो हम थोड़ा हल्के हल्के फुलफिल होते देखते हैं। और फिर ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो एक स्टैग्नेशन की तरफ मुझे लेके जा रहा है। ये छोटी छोटी हिंट मुझे ऑलमोस्ट जब मैं 37-38 साल का था, 38 साल का था, तब ये मिली। और फिर अब क्या प्रायोरिटी रखे, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, बिकॉज बच्चे भी थोड़े से हल्के ग्रोन अप हो गए थे, फिर उनका एक उनके लिए एक अलग सा टाइम, फिर प्रोफेशन चलाना है, जो भी कुछ छोटे मोटे लोन्स के सेटअप थे कि घर लेने के लिए, इसके लिए उसके लिए, ये सब भी कंप्लीट करना है। इसलिए काफी डिफिकल्ट रहा ये फेज 2-3 साल का कि मैं कहाँ प्रायोरिटी अपनी सेट करूँ। और इसी के चलते ये कंफ्यूजन में फिर कंपैटिबिलिटी के थोड़े थोड़े इश्यूज आने लगे कि मतलब हम साथ में कैसे रहे, फिर किस हिसाब से किस रिलेशन में क्या जरूरी है, ये कभी इतना क्लियरली सोचा ही नहीं गया। और फिर वो कंपैटिबिलिटी का एक थोड़ा सा जोन दिखा कि अभी काफी लॉस फीलिंग हो रही है, और जो भी चल रहा है उसकी दिशा न मालूम होने के कारण शायद काफी बर्डन भी महसूस होता है।
और फिर कोई गोल्स आगे दिखते नहीं थे, बस करते जाए करते जाए करते जाए। और मुझे लग रहा था कि ये सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से शायद थोड़ा सा ये ज्यादा होता है। और फिर जो हमारे मन में है, हमारे भाव है, हमारी थॉट प्रोसेस है, स्ट्रेस के कारण हम शायद क्लियरली इतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कहीं पे, खास करके एक परिवार में, जैसे पत्नी है उनके साथ, माता पिता है उनके साथ। तो एक हमेशा एक वो टेंशन वाला जोन बना रहता था, ऐसे मुझे काफी हद तक लगने लगा। आगे चले बेटा। और फिर ये सारी चीजों में फिर 2014 से थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एक हिंट जैसे आई मध्यस्थ दर्शन में, मध्यस्थ दर्शन के स्वरूप में। तो जैसे योगेश भाई और सुवर्ण भाभी रहते थे अछोटी में, तो साल में एक बार कम से कम जाने का प्रोग्राम बना, इस हिसाब से हम अछोटी आते थे। और मुझे जैसे मध्यस्थ दर्शन तभी ऐसे लग रहा था कि कुछ लोग जीते हैं ऐसा, तो ये बस एक जीने का एक तरीका है अलग, तो रहने देते, जिसको इस हिसाब से जीना है वैसे वो जिए। ऐसा एक मेरा पहले का थोड़ा सा आउटलुक समझिए, या एक मेरा पर्सपेक्टिव था कि कुछ लोग धर्म के हिसाब से जीते हैं, कुछ लोग मटेरियल के हिसाब से जीते हैं, वैसे कुछ लोग मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से जीते हैं। ये एक सिंपल सी मेरी ऐसी अवधारणा भी नहीं बोल सकता, बट एक पर्सपेक्टिव बन गया था कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ वर्कशॉप चल रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, और कई सारे लोग एक जगह आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते हैं फिर चले जाते हैं। ये एक सिंपल सा था। और मेरे लिए अछोटी जाना एक काम से एक थोड़ा सा ब्रेक जैसे हो, फिर एक रिलैक्सेशन हो, और फिर बाकी सारे जो परिवार के लोग हैं उनको एक मिलने के लिए एक जगह हो, इस हिसाब से मेरा अछोटी आना जाना रहा पहले मेरे ख्याल से 2-3 साल। इस दौरान बाबा जी कभी उधर थे तो सारे लोग उनके पास क्यों जमा होते ये मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर वो कौन है, क्यों आते हैं, और क्या बातें करके चले जाते हैं, ये नहीं, मतलब एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मैं उनके बाजू में बैठा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो। तो आज मुझे जब ये सब पता चलता है तो लगता है कि मैं क्या मिस कर गया उस टाइम पे, और प्रोबेबली शायद मेरा इतना इंक्लिनेशन भी नहीं था, ना किसी ने मेरा उधर ध्यान आकर्षण करवाया था, ये भी नहीं था। वैसे कारण काफी सारा मिक्स माहौल था। फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा सुनता गया, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी लाइकिंग मेरी मध्यस्थ दर्शन के प्रति बढ़ी। और फिर थोड़ी सी जो जिज्ञासा है वो जागरूक होने लगी कि अरे कुछ तो है जो शायद मैं देख नहीं पा रहा। और मतलब सौभाग्य ये था कि सारा जो पढ़ाई का माहौल है वो घर में ही उपलब्ध रहा, तो बहुत ज्यादा कुछ कठिनाइयां मुझे नहीं हुई। और बचपन से ही ऐसे एक थोड़े से पढ़ाई वाले एनवायरनमेंट में और एक सीधी सादी लाइफ में होने की वजह से मैं, मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाया, मतलब बहुत ज्यादा कुछ लॉजिक अप्लाई नहीं करने पड़े, या कहीं अपने मन को मार के कुछ ऐसा नया कुछ सीख रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं। जो एकदम सिंपल प्रपोजल्स आए वो हम उस हिसाब से लेते गए, और फिर अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये थोड़े से प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी सी ज्यादा आने लगी अलोंग विद जो भी अध्ययन के चीजें हमारे सामने आती गई। और फिर जैसे जैसे मैं अछोटी बाद में जाता गया तो फिर मेरा काफी सारा समय, परिचय शिविर जब चल रहा है तभी उधर जाके बैठना है, अध्ययन की क्लास चले, तो जितना मैं दिन भर में 6-8-10 घंटे वहां बैठ पाता था, मैं कोशिश करता था कि कुछ ना कुछ सुनो। तो ये थोड़ा सा चेंज आया जैसे जैसे अछोटी जाना हुआ। आगे ले सकते हैं क्या? और फिर एक छोटी सी रिफ्लेक्शन बनी कि ओवरऑल जितने भी परिचय शिविर अटेंड हुए, 2-3-4-5, उसमें काफी सारे योगेश भैया के ही रहे, फिर एक आध दो बार सोम भैया भी थे उधर। बहुत सारे लोगों का सुनना एक साथ हुआ। और फिर जीवन शरीर का क्या अंडरस्टैंडिंग है ये थोड़ा सा समझ में आया। नेचुरल लॉ के साथ हमारा एग्जिस्टेंस में क्या जुड़ा है जो हम सबको भी ओवरऑल पता है, तो ये छोटी छोटी चीजें टच कर गई, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे करंट प्लेसमेंट जो मैं फैमिली में अपनी जगह ढूंढ नहीं पा रहा था, वो पर प्लेसमेंट मुझे एग्जैक्ट पता चला कि पहले ह्यूमन यहाँ प्लेस होता है और फिर फैमिली में धीरे धीरे आगे चला जाता है। फिर हमारा मानव होने का, परिवार का, सोसाइटी का, नेचर का, ये ओवरऑल एक्चुअली इसका क्या मीनिंग है, ये किस ऑर्डरली लिस्ट में है, और क्या सबके पीछे एक प्रकटन है। फिर होने के बाद धीरे धीरे पर्पस पे बात आई, फिर थोड़ी गोल पे बात आई, और फिर समझ में आया कि फिर क्या क्या चीजें मतलब करनी पड़ेंगी अभी, या समझनी पड़ेंगी, क्यों समझनी पड़ेंगी, और फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में कैसे उतारा जाए। तो ये सब चीज का एक थोड़ा सा सीक्वेंस पता चल गया। और जैसे को एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस है, ये अस्तित्व, ये अस्तित्व है, ये सारा चीज अभी
काफी बार में वो कान में जा जाके फिर अभी फिक्स हो गया कि जो है यही है। और फिर उस हिसाब से फिर क्या सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, कैसी व्यवस्था चाहिए, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, और फिर उस कंपोनेंट्स में इस एज में अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या बढ़ती है, इस हिसाब से फिर धीरे धीरे अध्ययन के साथ जुड़ना हुआ। और अभी अगला सेशन में मैं थोड़ा सा फिर अध्ययन और जो भी अभ्यास अभी हुए लास्ट 7-8 साल में, जो भी छोटे मोटे अभ्यास हुए, उन सबकी फिर थोड़ी सी डिटेल्ड शेयरिंग रखना चाहूंगा। तो ध्यान पूर्वक सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। आगे मैं आप सबसे सुनना चाहूंगा। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे ये ऐसा दिखा कि आप इस चीज को नोटिस कर पा रहे हैं कि आपने पीछे परिवार में बहुत सारा कुछ देखा और उसमें उसकी जो अपने अंदर एक जिज्ञासा बनी कि इससे पार कैसे पाया जाए। उसमें आप अपनी यात्रा में बता ही रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि आपको अध्ययन से, अभ्यास से धीरे धीरे छोटे छोटे से बिंदुओं से जुड़ना हुआ और उनको अपने जीवन में होते हुए परिमार्जन को आप देख पा रहे हैं और उसमें भी आप अपने यात्रा को देख पा रहे हैं अध्ययन अभ्यास से जो परिमार्जन हो रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे। अ, भैया आप इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि आपको जो छोटे छोटे बिंदु जैसे योगेश भैया के सानिध्य में, सोम भैया के सानिध्य में, बाबा जी के सानिध्य में अगर कुछ और छुए या आपको जैसे आपको एक प्रश्न आपके मन में काफी लंबे समय से चल रहा है और एकदम वो क्लिक किया और ऐसा कोई संयोग रहा, ऐसा रहा है तो आप उसको बता सकते हैं, ये व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक आध तो इंसिडेंट्स में ऐसे मतलब फैमिली से लेके बोल सकता हूँ। एक तो लोगों का एक जो आना जाना रहता था घर पे अचोटी में खासकर, मतलब मैं ऐसे बहुत बार देखा कि लोगों को 5 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं है। तो कभी ऐसा मतलब मेरा तो एक बार स्टेज पे भी चला गया कि मतलब हम परिवार को मिलने आते हैं और परिवार कहाँ है मुझे खुद नहीं पता है। तो ये भी हुआ। और फिर बाद में उतना आश्चर्य भी होता था कि ऐसा क्या है इसमें कि मतलब वो 24 घंटे ये चलते रहता है। अब इंटेंसिटी पता चलती है, अब उसकी थोड़ी गहराई पता चलती है, तो समझ में आता है कि जो भी कुछ पाया है उनसे या मतलब बड़े भाई होने के नाते और ये सब होने के नाते ये इनवैल्यूएबल है। और मैं जहां तक योगेश भाई को भी बोलता हूँ कि जितनी बात हमने लास्ट 6-7 साल में की उतनी शायद उसके पहले 25 साल में नहीं की। तो ये काफी डिफरेंस मुझे लगता है कि कम्युनिकेबल हो गया। नहीं तो फिर एक उसकी अलग लेवल है समझ की, एक मेरी रेगुलर लेवल है एक अपब्रिंगिंग की। मतलब मैं थोड़ा फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व होता हूँ, वो थोड़ा सा सोशली ज्यादा आउटस्पोकन है। तो ये सबका अभी मुझे लगता है जहाँ पे वो 3 पीढ़ी की बात आती है कि ये फिर मिलाप एक घर में होना मुझे अभी काफी वो प्रेरणादायी देता है कि कहीं ना कहीं डायलॉग हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रहा है। और एक जो परिवार में बातचीत का वातावरण एक बना रहना चाहिए, वो मैंने बहुत कम देखा है सोशल सर्कल्स। कि कहीं कुछ सुनना कुछ नहीं होता, जिसको जो मन आता है वो करता है। फिर जो रिफ्लेक्शंस आते हैं उसमें सब एक प्लस माइनस का वो लगा ही रहता है, और हमेशा एक वो कंप्लेन ज्यादा आती है। तो इस कंपैरिजन मुझे लगता है कि अगर ऐसी समझ धीरे धीरे बने तो फिर एक परिवार अच्छे से खड़ा हो सकता है। एक विश्वास बहुत बड़ा मध्यस्थ दर्शन ने दिया। ये एक शेयरिंग रख सकता हूँ। जी बहुत खूबसूरत भैया। मैं सभा में उपस्थित अपने सभी साथियों से ऐसा निवेदन करूंगा कि उनकी भी कोई जिज्ञासा भैया से कोई प्रश्न बनता है तो वो भी अपना हैंड रेज करके या अपने माइक को अनम्यूट करके भैया से प्रश्न कर सकते हैं। काका क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरह आपने पूरा प्रस्तुति अपना रखा, अपने लाइफ के इंस्टेंसेस को भी रिलेट किया। एंड आई फील कि यही चीजें होती है जिससे पता चलता है कि क्यों क्यूरियोसिटी बनी। और जैसे आरती दीदी को भी सुना, आपको सुना, और कई लोगों को जब भी सुना है तो काफी डिफरेंट एक जर्नी सबकी रहती है, ये भी समझ में आता है। बट इवेंचुअली
चाहना एक ही है, इन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, कहाँ से आ रहे हैं, बैकग्राउंड्स क्या है, मतलब बिलीव्स क्या है, इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ जो मौलिक सिमिलैरिटीज है हम सब में, वो लगता है कि हाँ दैट रिमेन्स द सेम। लाइक इवन आई वाज एबल टू रिलेट टुडे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमने एज डिफरेंस इतना है। मतलब मुझे बेरली इट्स बीन 1 और 2 years की मैं इसमें थोड़ा ज्यादा समय देकर जुड़ी हूँ, तो बट स्टिल देयर इज अ सेंस ऑफ कनेक्ट। तो यही लगता है कि काफी एक यूनिकनेस भी अपने आप में लगती है। काफी अच्छा लगा मुझे सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और आप सब अभी वो एक थोड़ा सा एडिशन बोलते हैं, बिकॉज अभी एक नो ना नॉर्मल सा टेंडेंसी नहीं है वो, और एक मेरे ख्याल से कंफर्ट जोन काफी हद तक निकल गया है। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं मध्यस्थ दर्शन की, कि कहीं पे भी ऐसे बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे कैसे हो सकता। हम्म। तो काफी मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ फिर ये, और कंसिडरिंग ये क्या बोलते हैं मुंबई लाइफ के एक रूटीन से समझो, बट बहुत आराम, वो प्रेमी हो गए हैं लोग, थोड़ा सा कुछ बन जाता है अपने आप को, थोड़ा सा वो अहंकार भी बढ़ता है। तो अभी थोड़ा सा मैं अपने आप को रैशनली देख पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है, तो लेट्स गेट अप एंड स्टार्ट। इसलिए फिर जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिली मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि, बिकॉज एक ड्राइव चाहिए, और सामने थोड़ा सा ऐसे जरा डिफिकल्ट टास्क लगता है तो थोड़ा करने का मन भी बना रहता है। एकदम आसान आसान चीजें रहेंगी तो फिर हम शायद अपना पोटेंशियल भी नहीं समझ पा रहे, फिर आगे व्यवस्था वगैरह तो फिर कोई सोचने की बात ही नहीं हो पाएगी, ऐसे थोड़ा सा लगता भी था। इसलिए फिर ये सब ग्रुप्स में जुड़ना, फिर जहां जहां मौका मिले वहां थोड़ा थोड़ा कोशिश करना, पढ़ते रहना, इन सबसे एक अच्छा माहौल, वातावरण जिसकी हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा वो बना रहता है। एक थोड़ी सी उपलब्धि और देख पाया। बहुत बढ़िया। अखिलेश भैया, आप कुछ पूछना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा भैया का एक पूरा एक जर्नी को उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स में रख रख के जिस तरह से शेयर किया है, वो सीखने लायक है। बाकी जर्नी के बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। और बहुत थोड़ा सा एक्चुअली मुझे ना टाइम का ध्यान नहीं रहा कि इसमें टाइम क्या हो रहा है। छत पर था तो खेल रहा था, तो उस समय ध्यान नहीं रहा कि टाइम इतना हो गया है। क्योंकि रोशनी काफी ज्यादा थी। जब मिस्ड कॉल आई है और मैंने देखा कि प्रमला दीदी के नाम से मिस्ड कॉल है, तो मैं भागा भागा नीचे आया, फिर कनेक्ट हुआ। तब तक भैया की स्टोरी कुछ निकल चुकी थी। तो काफी मतलब एक ये सबसे बड़ी बात है ना, हम अभी कहाँ लैग कर रहे हैं लिखने वाले पोर्शन में। तो जो भैया ने काम किया है लिखकर, जिस तरह से पॉइंट वाइज रखा है, वो एक अच्छा आइडिया दे रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे अपने लाइफ जर्नी को पॉइंट्स में लिखा जा सकता है। स्टोरी में तो सुनाना शुरू करें तो कई किलोमीटर तक चली जाएगी। तो ये ठीक है कि आप पॉइंट्स में इसको छोटा करके रख सकते हैं। ठीक। थैंक यू। नमस्कार। जी अखिलेश भैया, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। ये लेखन की अजय विधि। काका, आपके ना शायद 2 डिवाइस कनेक्ट है तो इको हो रहा है। आप देखिए बेटा जी, हाँ अब ठीक है। आप कुछ। हाँ। अब बेटर है, यस। हम्म, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये लेखन की अलग अलग विधियां हैं। इन अलग अलग विधियों में हम किसी को लेख लिखने का अभ्यास रहता है। भैया ने जैसे उसको पॉइंट्स में, तो ये हेड्स हैं। हेड्स में भैया ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया, मुझे वो काफी अच्छा लगा। एक यूनिक तरीका दिखाई दिया। हम लोग अगर अपने लेखन के कार्य को अगर हम लोग छोटे छोटे से हेड्स अगर बनाते हैं, तो उसमें भरने के लिए हमें वस्तु मिलेगी। ये भी मुझे एक अच्छा लगा। भैया जैसे अपने यात्रा को बता रहे हैं, इसको देख करके मैं काफी उत्साहित हुआ कि नेचुरल एक सामान्य आदमी इन्हीं सब चीजों से गुजर करके, जैसे हमारी कल भी एक मीटिंग हो रही थी, तो हमने उसमें भी एक यही प्रस्ताव रखा कि सामान्य
है ना, कॉमन मैन किस तरीके से चीजों को फेस करके और कैसे अपनी जिंदगी से रिलेट करता है। तो मुझे भैया की प्रस्तुति में ये बिल्कुल सहज तरीके से अच्छा लगा कि भैया जी बाबा जी के साथ में बैठे हैं और वो नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो किन के साथ हैं। तो सहज तो ऐसा ही दिखता है। मुझे भी नहीं पता लगता था जब मेरी शुरुआत हुई, तो मैं भी अपने में नहीं देख पाया था इस तरीके से कि मैं किन लोगों के सानिध्य में पहुंच गया हूँ। तो सहज प्रस्तुति मुझे भैया बहुत अच्छा लगा, आपकी ये सहज प्रस्तुति। अ, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। प्रस्तुतियां इस तरीके से निकल करके आती हैं अपनी लाइफ स्किल पे, तो वो ज्यादा छूती हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी। आरती बेटा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आरती बेटा जी, आप कुछ इसमें शेयर करना चाहेंगे या हाँ एक तो मैं आपके? ना, हाँ सॉरी, आप पूरा कर लीजिए सर। तो इसमें आज आपकी एक लेख प्रस्तुति, आप कॉन्सेप्ट नोट के ऊपर भी आप कुछ आपका चर्चा बाकी है, तो दोनों विधाओं में से हम किसी भी विधा पे आगे बढ़ सकते हैं। जी, आप अपनी बात शुरू कीजिए। अ, काका मैं तो आज सुन नहीं पाई प्रस्तुति को, क्योंकि मैंने 7:30 ही ज्वाइन किया था, 7:35 हो गए थे ज्वाइन करते करते। तो मतलब प्रस्तुति तो मैं बाद में मंगेश चाचा की रिकॉर्डिंग सुनूंगी। बाकी ऐसा हमारा ये तय हुआ था कि जो मैंने कंक्लूजन नोट लिखा है वो प्रमिला मासी का ऐसा प्रस्ताव था कि उसको पढ़ें सेशन में ही। पर अभी सिंस मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं उसको शेयर कर पाऊँ। मैं व्हाट्सएप में मे बी नेतल को शेयर कर सकती हूँ और पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास इनफ टाइम हो तो। या तो जैसे तय हुआ था कि प्राकथन को हम पढ़ें, जैसा भी हो हम डिस्कस कर सकते हैं। जी, जी बहुत बेटा। बढ़िया। तो इसमें मेरा निवेदन यही रहेगा कि वो कॉन्सेप्ट नोट आप शेयर कर दें। तो मुझे लगता है कि नेतल बेटा जी अगर उसको पढ़ पाए, क्योंकि आज शारीरिक अस्वस्थता के कारण प्रमिला जी भी इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जगह पे मैं इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहा था। जी हाँ, रीडिंग में कर सकती हूँ, मैं कर दूंगी रीडिंग, मेरे पास अवेलेबल है। जी। मासी आप फिर एक बार शेयर कर दीजिएगा तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी, फिर सब देख। ओके बेटा। जी शेयर कर दिया है बेटा मैंने। जी मासी सिस्टम। हाँ, तो हमने रीडिंग का इसलिए डिसाइड किया था कि हम जैसा कि अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसा आरती बेटा जी ने किया, अभी मंगेश भैया ने किया। मंगेश भैया पर भी मैं अपना छोटा बिट देना चाहूंगी कि जैसे आरती बेटा जी ने इनिशिएटिव लिया, तो एक तरह से मंगेश भैया ने मतलब सेकंड वाला इनिशिएटिव लिया। तो ये वो मैं उनके लिए, इस बात के लिए उनको बहुत ही ज्यादा बधाई देना चाह रही हूँ। तो बहुत उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होता अपनी जिंदगी को समेटकर और ऐसा लिख देना, पूरा इसमें प्राण लगता है। तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि लिखना, जैसा अखिलेश भैया भी बार बार बोलते हैं कि हमसे लिखना बन नहीं पा रहा है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट नोट हमारे सामने आए हैं, तो हमें पता है इसमें खूब दम लगा है इसमें, और इतना इजी नहीं होता है अपने को समेटकर एक कागज पर उतारना, इसमें काफी वो लगता है। तो मंगेश भैया के लिए भी बहुत बहुत थैंकफुल हूं मैं। और रीडिंग का हमने इसलिए डिसाइड किया था कि जब हम उसको एक फ्लो में सुनते हैं किसी की जर्नी को, तो हम अपनी जर्नी में जा रहे होते हैं ऐसा।
कल्पनाशीलता में हम अपनी लाइफ में घूम रहे होते हैं ऐसा, तो वो रीडिंग से वो इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम एक बार एक फ्लो में उसको पढ़ेंगे। तो आरती बेटा जी के मैं कॉन्सेप्ट नोट के एक भाग को रीडिंग करना चाहूंगी जी। तो इसमें वो कह रहे हैं, ये है उनका, दिस पेपर वॉज रिटन बाय आरती नारायण, एंड वो शुरुआत करते हैं राइटर नोट्स को। आफ्टर हैविंग कंप्लीट माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी फ्रॉम दिल्ली, I worked in the NGO sector in the grassroots of India. I was still looking for a purpose and to contribute meaningfully to the society when I came across a philosophy, Madhyas Darshan. I started studying philosophy in 2020. I felt that Madhyas Darshan focuses on the fundamentals of human nature, inherent human desires, such as the quest for innate happiness, purpose of human life, and man's relationship with nature. Then she shares her personal background. A human being's primary socialization happens in the family and in the community into which one is born. Until adolescence, there is a tendency to accept everything that is taught in family, school, neighborhood. In hindsight, I started questioning some of these norms from the age of 18, and the tendency to question increased as I went to college, and it further increased during higher studies. In my family, I could often see children being compared on the basis of gender, intelligence, beauty. Such practices are commonly seen in families, though the parameters might be different. As an adult, I realize such comparisons impact a person negatively, though there might be other reasons why a person has lack of confidence, inferiority complex, excessive pride, but I believe family is where one can find roots to these. I personally witnessed a close family member struggle with depression. While I acknowledge the role of doctors and counselors in making them much more positive and active in managing their emotions, I was of the opinion that counseling and medicines can help to some extent. The root cause of such issues like depression is that a person loses connection with themselves and also feels that others don't understand them. Growing up, I saw my parents' way of looking at life was poles apart. They had many differences of opinion. My mother was the opinion that as a family, understanding each other is important. Until my childhood, I was very much influenced by the thought process of my mother. She questioned the social norms that she didn't understand. She believed that one should be reflective in one's behavior. She focused more on behavioral conduct more than academic success. Then Aarti Betaji shares her society and education perspective. Then I had an option of studying either psychology or sociology during higher education. I chose sociology because I felt that psychology was an emotionally draining subject. After seeing the work of counselors, I felt that I do not want to put myself in their situation. Sociology helped me gain a critical view to understand society, patriarchy, capitalism, feminism, urbanization, development, etc. But without a positive outlook on how society should be, it is good to critically analyze the society. But without an alternative, a person feels stuck and with lack of purpose. Most of my peers, most of who were associated with different views of feminism, believed that family and marriage will ultimately put women in a disadvantageous position. Family as an institution was being questioned in many of our discussions. I realized that
education of these kinds is good for an individual's intellectual development, as it makes a person more critical, but it deteriorates a personal mental well-being and social role if not provided with the right purpose. After post-graduation, I decided to further explore society. This time, not through the academic lens. I decided to work in the NGO sector and explore village life. I worked in this sector for almost 2 years, mostly in rural Uttar Pradesh. This experience was enriching in terms of my personal growth. But then again, in the long run, most NGOs have not been able to bring a real impact. When I extended my first Jeevan Vidya workshop in 2020, I realized that this content gives answers to my question. It talks about human consciousness, education, relationship, existence. I am still in the process of understanding with a deep sense of acceptance towards the content and its propounder, श्री ए नागराज. तो इतने पोर्शन को मैंने रीड किया. तो एक रीडिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये आप लिसनर्स इसको बता सकते हैं कि जब कोई अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करता है उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, और जब उसको कोई और सेकंड थर्ड पर्सन उसको रीड करता है तो उस जर्नी को सुनने का क्या इम्पैक्ट होता है. तो हम ये जांचना चाह रहे हैं कि ये इस रीडिंग का, इस जो मैंने इसको रीड किया, इसको सुनकर आप लोगों पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो ताकि हम इसको फिर कितना कंटिन्यू रखें, क्योंकि सभी के कॉन्सेप्ट नोट्स आएंगे, तो हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें या ना रखें, मतलब ये एक हमको जांचने में मदद मिलेगी. तो इस पर्सपेक्टिव से हमने इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में किया है इसको. जी. बहुत बढ़िया प्रमिला जी, आपने बहुत अच्छे से रखा. मैं ऐसा देख रहा था कि आरती बेटा जी ने जिस तरीके से अपने कंक्लूजन नोट्स को रखा था, उसको जब हम लोग थ्योरी बेस, तो मुझे लगा कि वो पिक्चर का एक बड़ा भाग जो उन्होंने आरती बेटा जी ने हम लोगों के सामने रखा, वो बिल्कुल एक फिल्म के तरीके से था. लेकिन इसको मैं इस तरीके से देख पाया कि वो फिल्म बहुत कॉन्टिन्यूअस, एक पूरे सिंक्रोनाइज तरीके से मेरे सामने से निकल करके जा रही. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मैं तो इसके आगे प्रस्ताव यही दूंगा कि इस विधि को अपनाया जाए और इसको आगे बढ़ा जाए, और मेरा तो ओपिनियन यस है. आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने इस पे जो आपका थॉट बना है आप उसको रख सकते हैं. जी भैया, मुझे भी मतलब काफी सहमत हूँ आपके मंतव्य से. पढ़ने में आ जाता है ना, तो फिर थोड़ा और ज्यादा हम क्लैरिटी से देख पाते हैं किसी को. और फिर जहाँ तक हम मानव शास्त्र के ही अभ्यास हो रहे हैं अभी, तो क्या क्या चीजें हमको कैसे कैसे डाइवर्ट करती है, कहाँ तक लाती है, ये मेरे ख्याल से हर एक का जब भी कॉन्सेप्ट नोट आएगा तभी कुछ ना कुछ एस्पेक्ट हमको, मुझे लगता है, ऐसे मिलेंगे जो हमारी वेस्टर्न इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ कहीं ना कहीं मैच होगा. और फिर वहां से जब कोई निकल के बाहर आता है और फिर मध्यस्थ दर्शन से इंट्रोड्यूस होता है, तो किन किन चीजों का एक प्रभाव बोलिए, एक वातावरण तैयार हो सकता है, वो एक मेरे ख्याल से हम सबके लिए अच्छा एग्जाम्पल होगा वो, सारे लोगों का जब भी धीरे धीरे आते जाएगा. और एटलीस्ट एक 6 7 8 अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज हम देख पाएंगे, और फिर साथ में जुड़ के कैसे होता है वो भी देख पाएंगे, ऐसे लगता है. बहुत धन्यवाद. जी भैया, मैं भी इसको ऐसे देखता हूँ कि रियल लाइफ नोट्स जब लिखे जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट, एक आरती बेटा जी ने अपने रियल लाइफ को लिखा और प्रोमिला जी ने उसको पढ़ के सुनाया, तो मैं उसको कनेक्ट कर पाया कि अगर इस कॉन्सेप्ट नोट को, इस कंक्लूजन नोट को कोई भी पढ़ता है तो उसके ऊपर यही इम्पैक्ट जाएगा.
और एक चीज मैं तो और मैं इसको इसमें देख पाती हूँ कि जैसा कि हमको लिखना है, तो हम लेखन के लिए मेंटली प्रिपेयर होने लगते हैं, तो हम लेखन की मानसिकता बनाने की दृष्टि से ये दोनों प्रैक्टिसेस मुझे बहुत यूजफुल लगी कि प्रेजेंटर खुद अपनी जर्नी को शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपना एक पूरा हार्ट एंड सोल से अपनी प्रेजेंटेशन को रख रहे हैं। दूसरा, जब सेकंड या थर्ड पर्सन को उसको रीड करता है, तो उससे भी एक फ्लो बनता है। ये दोनों चीजें मिलकर हमको एक लेखन के लिए मानसिकता बनाने के लिए मददगार होंगी। तो इस विश्वास के साथ मैं हूं, ऐसा मुझे लगता है। जी। इसमें आई पर्सनली फील कि दोनों का इम्पैक्ट काफी अलग है। जैसे जब मैं खुद अपना कॉन्सेप्ट नोट पढ़ रही हूँ, जैसे आज जब मंगेश काका का हमने शेयरिंग सुना, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। एंड जब हम जैसे व्हेन इट इज रिटन बाय आरती दीदी एंड प्रोमिला मासी उसको शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज फ्रॉम अ रीडर्स पर्सपेक्टिव, उसका एक इम्पैक्ट अलग है। तो आई पर्सनली फील कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ राइटिंग हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में इसको लिखता है, तो इट इज गुड कि सेकंड पर्सन इसको पढ़े तो इसका इफेक्टिवनेस समझ में आता है। लाइक आई रियली फेल्ट कि दोनों ही काफी इम्पैक्टफुल है। व्हेन मंगेश काका शेयर्ड हिज लाइफ जर्नी, उसका एक अपना इम्पैक्ट रहा। एंड बिकॉज वो पॉइंट्स में था, तो उसको वो ही रख सकते थे। वो शायद मैं या कोई और या प्रमिला मासी उसको उतना रख भी नहीं पाते। बट व्हेन इट इज इन अ प्रॉपर रिटन लिटरेचर फॉर्मेट, जैसे आरती दीदी का था, तो वो जब प्रमिला मासी ने रखा, इट was very clearly communicated जो आरती दीदी बोलना चाहते हैं, and it did made a lot of sense to all of us. तो आई पर्सनली फील वी शुड कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। काफी अच्छा है, लिखने का एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। हम कितना कम्युनिकेट कर पा रहे ये चीज भी समझ में आएगा। और साथ ही में मुझे लगता है कि जैसे हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो व्हाट आर दोज पॉइंट्स जो हम लोग को रिलेट किया, वो भी हम लोग बाद में कॉमन थ्रेड्स इससे समझ पाएंगे कि सबके लिए वो क्या मतलब होता है ना, कुछ तो स्ट्राइक होता है, या देयर समथिंग विच ट्रिगर्ड। सो व्हाट इज इट? क्योंकि ये कुछ तो मेंटल प्रोसेस हो रहा है, तो इसको ऐसे तो नहीं देख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कॉन्सेप्ट नोट विल बी अ ग्रेट टूल टू एनालाइज दैट। तो मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। मैं बोथ द वेज इज गुड, दोनों हमने ऑन एंड ऑफ इसको रेगुलरली मे बी हाफ एन आवर इस पे और हाफ एन आवर मनोविज्ञान का पठन हम लोग कर सकते हैं। जी, नेतल बेटा जी, बहुत अच्छा लगा अ, आपकी प्रस्तुति से। अखिलेश भैया, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे या आपका कोई जी भैया, वक्तव्य? बहुत बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद भैया। जितने अच्छी तरह से लिखा गया है और पढ़ने में मतलब दीदी ने जिस तरह से पढ़ा, और वो पढ़ने का तरीका भी अपने आप में काफी इम्प्रेसिव, और एक एक पॉज और सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छी लगी। मतलब पढ़ते समय भी समझ में आ रहा है और सुनकर समझ में आ रहा है। और बस एक चीज मैं देखता हूँ कि जब कोई जिसने लिखा है उसके अलावा जब कोई और पढ़ रहा होता है और जब वो खुद पढ़ रहा होता है, तो इसमें केवल इतना डिफरेंस मुझे नजर आता है कि अगर मैंने लिखा और मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ते समय कुछ याद आ जाता है बीच में, पर वो लिखा नहीं है, वो ऐड हो जाता है। और दूसरा, अगर कोई पढ़ रहा होता है तो वो लिमिटेड, मतलब जो लिखा है उसी को पढ़ पाता है, तो उसकी एक बाउंड्री होती है कि इज गोइंग टू रीड वट एवर इज बीइंग रिटन। और जो अपना पढ़ रहा होता है उस समय बोलते समय याद आता है कि हाँ, एक एक आध लाइन यहाँ और जुड़ सकती है, या कोई और इंसिडेंट रिलेटेड या उससे रिलेटेड याद आ जाता है कुछ, तो वो ऐड ऑन कर सकता है। तो दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, और हमें दोनों तरीकों से समझने में, लिखने में, रखने में एक एक गाइडलाइंस मिल रही है, एक बहुत और प्रेरणा मिल रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि हम जो अभी लिखना शुरू नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये कंटिन्यू करते रह, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मेरे जैसों के लिए ये बहुत सपोर्टिव और प्रेरणादायी रहेगा। जी, नमस्कार।
जी, बहुत बढ़िया अखिलेश भैया। आपकी प्रस्तुति से बिल्कुल अच्छा लगा कि आपने उसको अच्छे से देखा। हाँ भैया, ये लेखन की सटीकता इसी पे निर्भर करती है। ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग जो लिख पाते हैं तो सामने वो लिखा हुआ ही रह जाता है। हमारे साथ में कुछ चीजें रहती हैं जो हमारे साथ ही चली जाती हैं। इसलिए लेखन प्रक्रिया पे जो बल देने की बात है वो इसीलिए है कि हमारे द्वारा लिखी गई कोई भी चीजें वो आगे तक के लिए लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन पाए, है ना। और बिल्कुल आपकी इस बात से मेरा ध्यान गया कि जब जीने वाला उस भाग को लिख रहा होता है तो उसके पास ये स्पेस रहता है कि हम उसके अंदर कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा लगा। आरती बेटा जी, आप इसके अंदर कुछ व्यक्त करना चाहेंगे? नहीं, बस इतना बोलना चाहूंगी कि जैसे अगर कोई पढ़ रहा था इसको अलग दूसरे से, तो एक मुझे लगा कि मैं क्या क्या चीजें मिस कर रही हूँ, इसको ऐड कर सकती हूँ। और ये भी लगा कि इसमें जो भी भाषा के रूप में इम्प्रूवमेंट है वो भी कर सकती हूँ। ये दो चीजें मेरे ध्यान में। जी, बढ़िया। मंगेश भैया, आप इसमें कुछ? बस भैया, अभी तो जब ये आगे मौका होगा या कभी ऐसा अवसर हुआ तो मैं थ्रू आउट द अध्ययन और ये पहले पूरा कर लूंगा, मैं वैसे ये रेडी कर दूंगा। और जी। फिर अगर आरती दीदी का नोट एक बार शेयर हो जाए ग्रुप में जो लिखा है अभी पूरा, तो मैं हम्म। कोशिश करूंगा कि उसको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में तैयार कर पाऊँ जैसे दीदी ने किया है। जी। वो एक तो अपना एक रेफरेंस अपने पास बना रहेगा ऑलवेज कि हमने कहाँ से शुरू किया, तो और एक थोड़ा सा एक कांस्टेंट रिमाइंडर भी रहता है कि जो जो हम सोच पाए वो सभी के साथ हम एक होकर हो पा रहे कि नहीं। और जी। मतलब एक ही जो हम बड़ी व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं उसमें फिर हम उतना इनफ कर पा रहे कि थोड़ा सा प्रयास वो राइटिंग से शायद हो, ऐसे लगे। जी, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भैया, मेरा अभी समय को हम लोग देखें तो समय के हिसाब से आज की सभा को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। और अगली सभा के लिए हम लोग कुछ निर्धारित कर लें कि अगली सभा में हम लोग किस कॉन्सेप्ट नोट पे बात करना चाह रहे हैं। क्या आप मंगेश भैया, आप अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे? और प्रमिला जी से मैं निवेदन ही करना चाहूंगा कि वो आरती बेटा जी के कॉन्सेप्ट कंक्लूजन नोट को आगे बढ़ाएं और उसको पूरा करें। तो आप अपने वक्तव्य के अनुसार आप अपने कॉन्सेप्ट नोट को दोबारा से रिवाइव करके लिखना चाहेंगे, प्रस्तुत करना चाहेंगे भैया, या इसका कोई भाग अगर रह गया है हाँ, तो उसको इसका जो प्रस्तुत करें? शेष भाग है जैसे हाँ। परिचय शिविर के मैंने अभी थोड़े से 9 ही पॉइंट्स बनाए थे, तो इसके कुछ और एक आध स्लाइड होगी। और अभी जो अध्ययन का जो दौर था लास्ट 3-4 साल का, उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन में बना के फिर ये आधा पार्ट ये आरती दीदी के जो हम पठन करेंगे उसके साथ ही जोड़ के आज जैसा सेशन कर पाएंगे। और जी। फिर मैं धीरे धीरे जितना मैंने आज बोला है वो मैं थोड़ा सा ये फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करूंगा एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, अपनी खुद की जानकारी के लिए। और फिर वो बाद में शेयर भी हो सकता जी, बढ़िया भैया। तो आज के लिए मैं सभी का आज दिल से धन्यवाद देता हूँ, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और आप सभी उपस्थित रहे। हम एक अच्छी चर्चा, एक सार्थक चर्चा कर पाए। तो हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे शनिवार को, ये रविवार को 7 बजे। और उसमें प्रस्तुति के रूप में भैया अपने बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट नोट को आगे रखेंगे। और प्रमिला जी से निवेदन है कि वो आरती बेटा जी के कंक्लूजन नोट को दोबारा से एक बार रीड करें, और उसके अंदर कुछ एडिट कुछ करना है तो आरती बेटा जी और प्रमिला जी आपस में इस चीज को तय कर दें। जी, तो सभी को धन्यवाद, सभी को हरिहर। हम लोग मिलते सभी को हैं नमस्कार। अगले नमस्कार, रविवार। सभी को नमस्कार। है। नमस्ते। नमस्ते। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते भैया। शुभ रात्रि। शुभ